बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके खेती करता था। उसका सपना था कि वो अपनी ज़मीन पर अच्छी फसल उगाए और अच्छा मुनाफा कमाकर अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सके। गोपाल का परिवार छोटा था। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी कुंती और एक छोटा सा बेटा चिंटू था। गोपाल हर दिन सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद फसलें अच्छी नहीं होती थीं, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे बीज थे और ना ही सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन। वो ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहता था, और जब बारिश कम होती तो उसकी फसलें बर्बाद हो जाती। बावजूद इसके, गोपाल हमेशा भगवान का धन्यवाद करता और हालात से समझौता कर लेता। उसी गांव में सेठ धर्मचंद नाम का एक अमीर और लालची जमींदार भी रहता था। उसने कई गरीब किसानों की जमीन हड़प ली थी और उन पर भारी ब्याज का कर्ज लाद दिया था। उसकी चालाकी और निर्दयता से गांव के किसान परेशान रहते थे, लेकिन कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। किसान भूख और कर्ज से परेशान हो गए। गोपाल की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उसके सामने अपने परिवार का पेट भरने की बड़ी चिंता खड़ी हो गई थी। गोपाल भाई, इस साल तो बहुत बुरा हाल हो गया। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, खाने तक को कुछ नहीं बचा। हाँ शिवलाल, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अब तो बस भगवान ही कोई रास्ता दिखाए। तभी कुछ और किसान वहां आ जाते हैं। तू सुना है सरकार कुछ राहत देने वाली थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें पंचायत से बात करनी चाहिए, शायद कोई समाधान निकले। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं, तो शायद शायद कुछ मदद मिल सके। अगले दिन सभी किसान पंचायत भवन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि जमींदार साहब गांव में नहीं हैं और अगले एक महीने तक कोई पंचायत नहीं होगी। सभी किसान निराश होकर लौट आते हैं। अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है और कोई मदद भी नहीं मिली। हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैंने सोचा है कि सेठ धर्मचंद से कर्ज मांगूं, लेकिन उसकी शर्तें बहुत सख्त होती है। हाँ, लेकिन अभी हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। तुम जाकर बात कर लो, देखो वो क्या कहता है। अगले दिन गोपाल भारी मन से सेठ धर्मचंद की हवेली पर पहुंचता है। सेठ धर्मचंद अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ है। आओ गोपाल, कैसे आना हुआ? सुना है इस बार फसलें सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस बार सूखे की वजह से सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। खाने तक को कुछ नहीं बचा, इसलिए आपसे कुछ कर्ज मांगने आया हूँ। अरे, मदद तो मिलेगी, लेकिन मुझे भी तो कुछ गारंटी चाहिए। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस ये जमीन है। बस यही चाहिए मुझे। जमीन गिरवी रख दो और कर्ज ले लो। लेकिन अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया, तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। गोपाल गहरी सांस लेकर सोचता है। कुछ देर बाद वो कागजों पर अंगूठा लगा देता है। बहुत बढ़िया। ये लो बीज और कुछ अनाज। गोपाल कर्ज लेकर घर लौटता है। कुंती उसे चिंतित नजरों से देखती है। गोपाल, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो हमारी जमीन चली जाएगी। हम जरूर सफल होंगे कुंती। मेहनत और ईमानदारी में बचाएगी। अगले दिन से ही गोपाल खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। वो खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई करता था। कुछ ही महीनों में गोपाल की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है, और अच्छे बीज होने के कारण गोपाल को काफ़ी अच्छी फसल मिल जाती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा रही थीं। देखो कुंती, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया। अब हम सेठ धर्मचंद का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आज से ही फसल की कटाई शुरू कर देते हैं।
जल्दी से फसल बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी का कर्जा चुका देंगे। कुछ दिनों बाद गोपाल फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। वो कुंती के साथ सेठ धर्मचंद की हवेली पर जाता है। अल सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। जो कर्ज मैंने लिया था, वो ब्याज समेत चुका दिया है। अब मेरी जमीन के कागज लौटा दीजिए। सेठ धर्मचंद पैसे गिनता है और चेहरे पर एक मुस्कान लाता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं गोपाल। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। लेकिन सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने कहा था कि जब पैसा आए तब हम चुका सकते हैं। अब अचानक ये नया नियम क्यों? सेठ जी, मैंने फसल काटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाने का सोचा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कर्ज और बढ़ गया? इस दस्तावेज में साफ लिखा है, अगर 15 दिनों में ब्याज नहीं चुकाया तो जमीन मेरी हो जाएगी और अब अगर जमीन वापस चाहिए तो 20% और ब्याज देना होगा। ये तो सरासर अन्याय है। हमने पूरा कर्ज चुका दिया है, फिर भी आप हमें लूट रहे हैं। गोपाल अपने दोस्तों और गांव वालों को पूरी घटना बताता है। ये सेठ धर्मचंद बहुत बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी वापस आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमें सेठ धर्मचंद से सीधे बात करनी चाहिए। अगर वो मान गया तो ठीक, नहीं तो पंचायत में उसकी पोल खोल देंगे। अगले दिन सभी किसान सेठ धर्मचंद की हवेली पर पहुंचते हैं। सेठ अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा है। सेठ जी, आपने गोपाल की जमीन क्यों हड़प रखी है? उसने आपका पूरा कर्ज चुका दिया है। फिर भी आप उसे जमीन वापस क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई, तुम्हें किसने कहा कि पूरा कर्ज चुका दिया गया है? ब्याज का पैसा अभी बाकी है। देखिए सेठ जी, हमें अच्छी तरह पता है कि आप हम किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आप गोपाल की जमीन वापस नहीं देंगे तो हम पंचायत में आपकी शिकायत करेंगे और अगर पंचायत में आपका नाम खराब हो गया तो पूरे गांव में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पंचायत का नाम सुनते ही सेठ धर्मचंद घबरा जाता है। उसे डर है कि उसकी साख खराब हो जाएगी। वो सोच में पड़ जाता है। अगर ये मामला पंचायत तक गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। मुझे गोपाल की जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। भाइयों, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक जमीन ही तो है। ठीक है, मैं गोपाल की जमीन वापस कर देता हूँ और उसका ब्याज भी माफ कर रहा हूँ। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। सेठ धर्मचंद मजबूरी में जमीन के कागज उसे लौटा देता है। देखा गोपाल, मेहनत और सच्चाई की जीत हुई। और गांव की एकता ने हमें हमारी जमीन वापस दिलाई। गांव वाले खुशी खुशी जश्न मनाते हैं। इस घटना से सबको सबक मिल जाता है कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गोपाल और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं और गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगते हैं।